चलिए अब अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो हमारा देखो क्या क्या हो चुका है इस चैप्टर में, अगर हम देखने जाएं हमारा क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एवरेज पावर, सॉरी एवरेज पावर नहीं, एवरेज करंट, फिर आरएमएस करंट। दो डेरिवेशंस पढ़े थे, एवरेज करंट, आरएमएस करंट। उसके बाद में हमने चार डेरिवेशंस किए थे, एसी अप्लाइड टू रेजिस्टेंस, एसी अप्लाइड टू कैपेसिटेंस, एसी अप्लाइड टू इंडक्टेंस, एसी अप्लाइड टू एलसीआर। फिर हमने चार डेरिवेशंस और किए थे पावर वाले, एवरेज पावर, एसी मतलब पावर इन अ रेजिस्टिव सर्किट, पावर इन अ कैपेसिटिव, पावर इन अ इंडक्टिव सर्किट, पावर इन अ एलसीआर सर्किट। टोटल मिला के ये तो 8 डेरिवेशंस हो गए। फिर हम लोगों ने एलसीआर का और कुछ किया था अलग से, क्या खाली एलसी ऑसिलेशंस किया था? हम लोगों ने ये नहीं किया था ना एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट या पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो चलिए अब वो हम लोग आगे करते हैं। तो सभी लोग ध्यान दे दीजिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, व्हाट इज अ रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट आखिर किस बला का नाम है, किसे कहते हैं रेजोनेंस? आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज अ रेजोनेंस? थोड़ा सा उसको कोई आइडिया देना चाहेगा? व्हाट इज रेजोनेंस? चार्जेस सर्कुलेट होते रहते हैं? नॉट एग्जैक्टली। क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? सर रेजोनेंस वो सर जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है कोई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से कोई कुछ मतलब ऑसिलेट करता है ना, जब फ्रीक्वेंसीज कुछ मैच होती हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। लिसन लिसन, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रीक्वेंसी मैच होती है, करेक्ट। रेजोनेंस बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा फेनोमेनन है। गायत्री जी ध्यान से सुनिए, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। बेटा सभी लोगों का ध्यान इधर है, मिस्टर रोनित। ओके, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। क्या होता है रेजोनेंस? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आप लोगों ने सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया लैब में? नहीं किया तो देख लीजिए, वीडियो है, बट करना चाहिए। हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने से ज्यादा जानकारी मिलती है। अपने आप जब करके देखते हैं तो ज्यादा जानकारी मिलती है, आप स्किल्ड बनते हैं। स्किल्ड, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो आप लोग हैंड्स ऑन कीजिए। वीडियोस का क्या है, वो तो खाली एक बार रिवीजन के लिए 2x स्पीड पे देके खत्म कर दीजिए, लेकिन एक्चुअल हाथ से प्रॉपरली कॉलेज में ऑफलाइन का देयर इज नो सब्स्टिट्यूट इन द वर्ल्ड। ऑफलाइन चीजें करने का देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। ऑनलाइन चीजें जस्ट सपोर्ट की तरह काम करती हैं। ऑनलाइन चीजें कभी ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, वो जस्ट आपके सपोर्ट की तरह काम करती हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। अब आपने एक ट्यूनिंग फोर्क उठाया, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं, ट्यूनिंग फोर्क तो मालूम है ना, फोर्क से जो बना हुआ रहता है ट्यूनिंग फोर्क। तो ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, इसे आप लेके ऐसे करके बैंग करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने के बाद इसमें वाइब्रेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपको नजर भी नहीं आते, बिकॉज द वाइब्रेशंस आर वेरी वेरी क्विक। बहुत ही तेज वाइब्रेशंस होते हैं। 484 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, 286 हर्ट्ज, मतलब समझ लो 400-500 हर्ट्ज एक सेकंड में। अरे 500 बार ऐसे हिल के खत्म हो गया एक सेकंड के अंदर, तुम सोच भी नहीं पाए अरे एक सेकंड होता क्या है। तो ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। मान लो कि उस पर लिखा नहीं है, मान लो कि ट्यूनिंग फोर्क पे लिखा नहीं है कि उसके वाइब्रेशंस कितने हैं। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वैसे ही हर चीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जो आपने वायर लिया ना सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में, वायर, तो वो वायर की पर्टिकुलर लंबाई की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। तो आपने क्या किया कि वो जो वेजेस सरकाते हैं ना, अरे बाबा सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में जो आपका ऐसे करके वेज होते हैं ना, वेज, इसको बोलते हैं वेज, WEDGE। ये जो पिरामिडल टाइप का शेप है ना, इसको वेज शेप कहते हैं। तो ये वेजेस के ऊपर आपका ऐसा वायर लगा हुआ होता है, हाँ के ना? तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये जो लेंथ यहां पे है ना, दो सपोर्ट्स के बीच में, वही लेंथ मायने रखती है, बाकी लेंथ किसी काम की नहीं है। तो ये लंबाई तो आप बदल सकते हैं, कैसे? इन वेजेस को सरका के लंबाई बदल सकते हैं। इस पर्टिकुलर लंबाई की कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी, हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज हो, लेकिन आपका ये 286 हर्ट्ज का या 256 हर्ट्ज का ऐसा मान लेते हैं। फिर आपने क्या किया, इसे क्लोज लाए, वायर छोटू हो गया। छोटे वायर की हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, बड़े वायर की लो फ्रीक्वेंसी रहती है। तो जब आपने वायर छोटू कर दिया, थोड़ा नजदीक ले आए, तो वेज को मान लो इसको हटा देता हूं मैं, यहां ले आया, हो सकता है कि ये 255 के आसपास आ जाए।
255 हो या 254 हो या 257 हो, यहां पर आपको वायलेंट वाइब्रेशन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जैक्ट 256 तो शायद आप कर ना पाए, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं तुक्के से 256 भी एग्जैक्टली आ जाए। इसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी और वो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी एकदम एग्जैक्ट मैच हो जाएगी ना, तो फिर यहां पे जो आपने पेपर राइडर लगा रखा है, पेपर राइडर, छोटा सा पेपर से मोड़ के, पेपर को मोड़ के आपने इसको बिठा रखा है, वो वायलेंटली वाइब्रेट होके, विगरसली वाइब्रेट होके गिर जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली इस वायर की लंबाई को फॉर्मूले में डाल के, टेंशन कैलकुलेट करके आप फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2L अंडर रूट T/M। तो मास पर यूनिट लेंथ वायर का डाल दो, टेंशन इन द वायर डाल दो। टेंशन कैसे मिलेगा? अरे आपने इसको एक पुली के थ्रू वजन से लटकाया हुआ है, यहाँ पे पैन है, इसमें वजन लटके हुए हैं, तो ये वजन कैलकुलेट कर लिया तो टेंशन मिल जाएगा, फोर्स। अरे भैया टेंशन एक फोर्स ही तो है ना यार, ये mg है, ये t है, टेंशन है, तो टेंशन mg के बराबर है। तो बेसिकली आपको mg मिल गया, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर मिल गया, और लेंथ ऑफ द वायर मिल गया जो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेटिंग लेंथ है, हाँ के ना? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? वैसे पूरा फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे p है, p इज द नंबर ऑफ लूप्स एंड ऑल, बट लेट्स फॉरगेट दोस थिंग्स फॉर नाउ। सो ये इससे आपको उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जो आपको पता नहीं थी। अरे 256 तो मैंने लिख दिया, मान लो कि तुम्हें पता ही नहीं है, तो मैंने इसे बजाया और यहां पे टच कर दिया, ट्यूनिंग फॉर्क को यहां टच कर दिया, वायर हिलने लगा तेजी से। जब तक वायर तेजी से ना हिले, एक्सपेरिमेंट रोकना नहीं है, एक्सपेरिमेंट आगे पीछे करता रहना है। जब वायर एकदम तेजी से हिलेगा तब जाके एक्सपेरिमेंट रोक देना है। तब इसकी फ्रीक्वेंसी, इस वायर की फ्रीक्वेंसी जो कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उस एक्सटर्नल, इसके लिए वो एक्सटर्नल है, उसकी 256 उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसकी इस वायर की जो 256 है वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसके लिए वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है। तो वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जब इस इंटरनल फ्रीक्वेंसी के बराबर मैच हो गई तो बेसिकली चीजें हिलना स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा। पहले भी हिल रही थी लेकिन ज्यादा नहीं हिल रही थी, अब एम्पलीट्यूड एकदम मैक्सिमम हो गया। इसी फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। बाहर से आने वाली फ्रीक्वेंसी, बाहर से दी गई फ्रीक्वेंसी जब अंदर की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए और कोई तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, जरूरी नहीं कि हर बार एम्पलीट्यूड हाई होगा, जो भी चीज हाई हो जाए, जो भी चीज हाई हो जाए, लेकिन एक चीज हाई होगी, एक क्वालिटी, एक पैरामीटर हाई होगा, वो रेजोनेंस कहलाएगा। लिसन लिसन लिसन, सुनिए, हमारी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो आवाज की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। हम बोल भी उतना ही पाते हैं और सुन भी उतना ही पाते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बट दुनिया में कुछ महिलाएं होती हैं जो बेसिकली अपनी आवाज को बारीक कर सकती हैं, पिच हाई कर सकती हैं, फ्रीक्वेंसी हाई कर सकती हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएं, कांच जो रहता है ना, कांच का ग्लास रहता है ना, कांच का ग्लास, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, जो कांच का ग्लास होता है उसकी भी तो कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। आप बोलोगे सर उसकी फ्रीक्वेंसी कहां से आ गई कांच के ग्लास की? क्या वो वाइब्रेट हो रहा है? हाँ, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। कांच के ग्लास के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेट हो रहे हैं। कोई भी मॉलिक्यूल शांत नहीं बैठता, किसी भी मटेरियल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल शांत नहीं बैठता है। लिसन, पूरी शांति चाहिए, हर मॉलिक्यूल रुका हुआ अगर चाहिए, हर मॉलिक्यूल रुका हो, हिले ना, तो 0 केल्विन पे ही संभव है। वेरी नाइस मिस्टर कार्तिक। 0 केल्विन ही एकमात्र ऐसा टेम्परेचर है जिसपे पूरी दुनिया शांत हो जाती है। हालांकि उसको भी, इस थियरी को भी, ये क्लासिकल थियरी है, इसको भी चैलेंज किया है क्वांटम मैकेनिक्स ने। क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा नहीं, 0 केल्विन पे भी हल्के बुल्के वाइब्रेशंस रहते हैं, उसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। बट फॉरगेट दैट, लेट्स टॉक ओनली क्लासिकली, फॉरगेट द क्वांटम मैकेनिक्स। अगर पूरी शांति चाहिए, पूरी शांति चाहिए तो 0 केल्विन, लेकिन 0 केल्विन से तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, 300 केल्विन के आसपास है। अरे 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन के आसपास। तो इस टेम्परेचर पे तो ग्लास के अंदर के मॉलिक्यूल्स हिल रहे होंगे, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली वाइब्रेट करते रहते हैं। अब उनकी कुछ तो फ्रीक्वेंसी है उस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जब तक नहीं बदलोगे तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं या घटेगी नहीं, जो भी है। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और टेम्परेचर घटाओगे तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है। आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी थोड़ा पढ़ा होगा, हालांकि पढ़ा है वो गैसेस के बारे में, लेकिन थोड़ा सा वो सॉलिड्स पे भी एप्लीकेबल है। सो लिसन वेरी 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 केयरफुली कि आप जब, लिसन वेरी केयरफुली, आप जब देखते हुए कांच के ग्लास को, भले ही बाहर से वो स्टेबल दिखता है लेकिन अंदर से उसके मॉलिक्यूल्स हिल रहे हैं,
अब जब एक औरत ने गाना गाना स्टार्ट किया, मान लो कांच की फ्रीक्वेंसी है 25,000, मान लो कांच के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी 25,000 हर्ट्ज है, और एक औरत अपनी आवाज पतली करती चली गई, ऑपरा गाती चली, आ करके गाती चली गई, ऑपरा सुना होगा आप लोगों ने। सो लिसन लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो वो आवाज बढ़ाती, आवाज मतलब मैं इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लाउडनेस की बात नहीं कर रहा हूं, पिच की बात कर रहा हूं, पिच फ्रीक्वेंसी। अपनी आवाज पतली करती जाएगी तो उसका पिच हाई होता जाएगा। अरे हम जो मर्द लोग होते हैं, आदमी लोग, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का पिच लो रहता है, पिच लो रहता है, हम लोग की आवाज फ्लैट रहती है, फ्लैट मोटी आवाज रहती है। और जो फीमेल्स रहती हैं, औरतें रहती हैं, उनकी आवाज को श्रिल कहा जाता है, श्रिल, एकदम ऐसा चुभने वाली आवाज, श्रिल, एकदम बारीक पतली। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे चुभने उभने वाली नहीं, नो ऑफेंस टू गर्ल्स, मतलब बहुत ही मधुर आवाज, लेकिन बहुत ही प्यारी प्यारी पतली पतली आवाज। सो लिसन, ओके लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो बहुत ही बारीक आवाज रहती है, तो उसको और बारीक अगर कोई औरत कर सकती है, ऐसे सारी फीमेल्स ऐसा नहीं कर पाएंगी, बट कोई होंगी दुनिया में जिनका वोकल कॉर्ड उनका साथ देगा, और वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते 21,000, 22,000, 23,000 जैसी वो अप्रोच करेंगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी? कांच की, ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कि मान लो 25,000 है, उस हर्ट्ज को जब वो अप्रोच करेगा, तो ये जो ग्लास है ना, ये इसको अब देखो, सुनो क्या हो रहा है, यहां से मुंह से आवाज निकल रही है, ये वाइब्रेट हो रहा है ना, ये वाइब्रेशन पहुंच रहा है सर, इधर किस पे? ग्लास पे पहुंच रहा है, टकरा रहे। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि ये मॉलिक्यूल्स अपनी धुन में थे, तो जब ये उधर जा रहा है, मान लो ये उसको टकरा नहीं पा रहा है, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ समझो कि देयर वाज नो कोरिलेशन। पहले कुछ भी फ्रीक्वेंसी थी। अरे इसको ऐसा समझो ना, अरे तुम्हारे डैड तुम्हें बचपन में जब पिकनिक ले जाते थे या पार्क में कहीं झूले पे ले जाते थे, झूले को धक्का दिया करते थे, अगर वो अपनी आंख बंद कर ले और ऐसा अपना हाथ ऐसा कैसे भी चलाएं, तो जरूरी नहीं है ना कि उसी टाइम पे आप उनकी तरफ आ रहे हो तो धक्का लगे, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, एनर्जी बराबर ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लें, जब तुम इधर आओ तब उनका हाथ निकले, है ना, जब तुम दूर जाओ तो उनका हाथ पीछे चला जाए, जब तुम इधर आओ तो उनका हाथ निकले, अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तब जाके प्रॉपर डिलीवरी होगी एनर्जी की, और उसकी वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा 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 और बढ़ता जाएगा। तो वैसे ही ऐसा मान लो कि ग्लास के अंदर जो वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा है, जब तक वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी डिलीवर करने की, तब तक के रेजोनेंस नहीं हो सकता। लेकिन जब ऐसा होगा 25,000 दोनों का हो जाएगा, इसकी आवाज पतली हो गई, इतनी हो गई कि 25,000, और कांच के अंदर का भी जो फ्रीक्वेंसी 25,000 है, तो इसके मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर एनर्जी डिलीवरी होगी और मॉलिक्यूल्स वायलेंटली वाइब्रेट करेंगे। इसको देखा भी जा सकता है, MIT के बहुत ही फेमस प्रोफेसर है वॉल्टर ल्यूइन, उन्होंने करके दिखाया है, एक एक्सपेरिमेंट उनके यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें उन्होंने क्लासरूम के अंदर एक कांच रखा और उसके बाजू में बेसिकली एक सिग्नल जनरेटर रख दिया, साउंड वेव जनरेटर, उसका डायल घुमाते गए, सब लोग ने कान में ईयर प्लग्स लगा लिए थे, क्योंकि काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी डैमेजिंग भी हो सकती है कभी कभार। तो सब लोग ने ईयर प्लग्स लगा लिए। ध्यान से सुनिए, उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, और ये जो कांच था ना, इसके जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं ना, ये देखना आसान नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ऑब्जर्व दैट 25,000 हर्ट्ज। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने उस पर स्ट्रोबोस्कोपिक लाइट डाली, स्ट्रोबोस्कोपिक ऐसी लाइट आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप मैच कर सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी से, जो फ्रीक्वेंसी इस बंदे की है उस फ्रीक्वेंसी इसको मैच कर सकते हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी अगर आप लाइट इस पे डाल देते हैं, तो फिर इसका वाइब्रेशंस, कांच का ऐसे तड़पता हुआ कांच दिखाई देने लगता है। अब कांच ऐसा हिलते हुए दिखाई देने लगा, लिसन वेरी केयरफुली, अरे कांच दिख रहा है। नाउ लिसन, कांच बहुत हल्का हल्का से हिलता है, लेकिन हिलता है, जरूर हिलता है। कांच इतना नहीं हिलेगा, कांच जो है इतना बड़ा शॉक नहीं झेल सकता। कांच का आप लोगों ने इलास्टिसिटी चैप्टर तो पढ़ा ही है, इलास्टिसिटी के बारे में आप जानते ही हैं। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। उसमें आप लोगों ने कर्व देखा था, जो कर्व ऐसे जाता है, जिसमें आता है पहले प्रोपोर्शनैलिटी रीजन, फिर नॉन प्रोपोर्शनैलिटी रीजन, फिर प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है। तो ये जो कर्व है ना, ये कर्व का अगर वो रीजन, प्लास्टिक रीजन लंबा है, तो वो मटेरियल डक्टाइल है और मैलिएबल है, उसे बड़ा छोटा कर सकते हैं खींच के और पीट के, मैलिएबल पीट के, खींच के डक्टाइल। लेकिन अगर उसका प्लास्टिक रीजन छोटा है, तो आपने जरा ज्यादा खींच लिया तो वो सीधा चीज टूट जाएगी। जैसे डायमंड हो चाहे ग्लास हो, वो अपना शेप चेंज नहीं करते, उनका प्लास्टिक रीजन बहुत ही छोटा है, तो अगर ज्यादा आपने उसको ये किया तो सीधा ब्रेक ही होगा, इट्स ब्रिटल, इट कैन नॉट स्ट्रेच। अगर यहीं पे स्टील का ग्लास, तो वो बराबर से मुड़ भी जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए,
लेकिन वो टूटेगा नहीं। स्टील का जो ये प्लास्टिक रीजन है, इट्स वेरी 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 लॉन्ग, इसलिए स्टील इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक मटेरियल इन द वर्ल्ड, स्टील। डायमंड इज द हार्डेस्ट, हार्डेस्ट मीन्स इट नथिंग कैन स्क्रैच द डायमंड, बट डायमंड कैन स्क्रैच एनीथिंग। नथिंग कैन स्क्रैच द डायमंड, बट डायमंड कैन स्क्रैच एनीथिंग एंड एवरीथिंग। डायमंड सबको स्क्रैच कर सकता है, उसको कहते हैं हार्ड, लेकिन डायमंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टील है। स्टील का जो प्लास्टिक रीजन है बहुत है, आप उसको खींचोगे खींचोगे पीटोगे, फिर भी स्टील टूटने का नाम नहीं लेगा, खिंचता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, टूटेगा नहीं आसानी से। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन कांच, कांच तो ब्रिटल है, उसका प्लास्टिक रीजन एकदम छोटा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू का बाद वो स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा और उस शॉक से वो टूट जाएगा। तो वही होता है, तो लड़की आवाज बढ़ाती चली जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है, एक पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, ये वायलेंटली वाइब्रेट करना स्टार्ट किया और इस शॉक को कांच झेल नहीं सकता और कांच ब्रेक हो जाता है। सो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस का सिंपल से इतना मतलब आप समझ लीजिए हमेशा हमेशा के लिए कि जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, मतलब बाहर से दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, तब जाके रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है इसका मतलब कोई ना कोई एक क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोई ना कोई एक क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी करंट ऑफ द सर्किट, इट कैन बी इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इट कैन बी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कुछ तो एक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस होना। बात समझ में आई आप सभी के कि नहीं समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेजोनेंस देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, एसी सर्किट्स में कैसा रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस किसे कहते हैं। ठीक है, लिसन एवरीवन। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट, एलसीआर, अच्छा इसको एलसीआर या आरएलसी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो हमारे पास है ना दो तरीके के रेजोनेंट सर्किट्स होते हैं, एक एलसीआर सीरीज रेजोनेंट होता है और एक एलसी पैरेलल रेजोनेंट होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग एलसीआर सीरीज रेजोनेंट देख रहे हैं, एलसीआर सीरीज रेजोनेंट। तो इसके अंदर यहां पर बेसिकली हमारे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसे हम एल कहते हैं, एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसे हम सी कहते हैं, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है जिसे हम आर कहते हैं, और यहां पर एक डायल लगा हुआ है। डायल इन द सेंस साइन वेव जनरेटर है, साइन वेव जनरेटर, और उसमें एक डायल है जिसको बढ़ा के उसकी फ्रीक्वेंसी बदली जा सकती है। हमारा जो घर में फ्रीक्वेंसी आती है, हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है एसी सर्किट की, एसी सॉकेट है ना, हमारा घर में सॉकेट रहता है जिसमें प्लग लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, उसमें जो फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज रहती है। यूएसए में थोड़ा अलग है, यूएसए में 60 हर्ट्ज के आसपास है, लेकिन वो फिक्स फ्रीक्वेंसी है। इंडिया में 50, यूएसए में 60, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को हम लेबोरेटरी में बदल सकते हैं बाय यूजिंग अ साइन वेव जनरेटर, सिग्नल जनरेटर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। ये मान लो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको बदला जा सकता है, इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, ऐसा आप मान के चलेंगे। अब सुनेंगे ध्यान से मेरी बात, बहुत ही ध्यान से देखिए। ये जो इसको हम लोगों ने वोल्टेज दिया दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे ओमेगा एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, और ओमेगा जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ, जहां पे जो एफ है, अरे ओमेगा क्या होता है भाई, 2 पाई एफ होता है ना। हाँ, तो एफ क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और एफ को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो हम लोग 50 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं ना, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, वो एफ है ना कि ओमेगा। बट ठीक है, मैं एफ बोलूं ओमेगा बोलूं, आपको मालूम है कि सिर्फ 2 पाई का फर्क है, तो बैक ऑफ द माइंड आप रखिए, मैं भले ओमेगा बोलूं एफ बोलूं, मान लीजिए वो एफ की बात कर रहा हूं, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, एफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो लिसन, ध्यान से सुनेंगे। लिसन, what will be the current in this circuit? By the way, current in the circuit is given by total voltage upon total resistance. And what is the resistance of this circuit? Impedance. अरे सर्किट के अंदर L भी लगा है, C भी लगा है, R भी लगा है। L जो ऑफर करता है उसका नाम है XL, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। C जो ऑफर करता है उसे हम कहते हैं XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और R जो ऑफर करता है उसे हम कहते हैं R, अरे और कुछ नहीं कहते, वो R ही कहते हैं। तो हाँ, तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट?
तुम लोग इसको रेजिस्टिव रिएक्टेंस बोल रहे थे। ओके एनीवे, सो लिसन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये तीनों मिलके क्या बनता है भाई? ये तीनों मिलके Z बनता है। और Z, हाँ इंपीडेंस, और Z का फॉर्मूला जो है, अरे ये क्या है? अरे ओम्स लॉ है भाई। सो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स टू E बाई Z। अब यहां पर E के नीचे Z लिखा, Z में क्या है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। सभी को पता है ये, राइट? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, XL और XC होता क्या है? XL होता है ओमेगा L, XL जो होता है ओमेगा L होता है, और XC जो होता है 1 बाई ओमेगा C होता है। हाँ के ना? अब सुनिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसीज चेंज करना है, यहां से सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। अब वोल्टेज कुछ तो एक देके छोड़ दीजिए, फ्रीक्वेंसीज अब आपको बदलना है। तो आपने अगर लोअर फ्रीक्वेंसी रखा, लो फ्रीक्वेंसी रखा, लो फ्रीक्वेंसी रखा, तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो हाई हो जाएगा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस हाई हो जाएगा, और इंडक्टर का रिएक्टेंस जो है वो लो हो जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी लो है। तो सर्किट विल बी डोमिनेटेड बाय कैपेसिटर। सर्किट कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है। अरे XC बड़ा है ना, तो सर्किट में कैपेसिटर का डोमिनेशन है। तो इसलिए ये बात याद रखना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, हालांकि उसका यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैपेसिटर डोमिनेट करेगा तो वोल्टेज पीछे रहेगा करंट से, है ना? ऐसी कुछ था ना, वोल्टेज करंट से पीछे रहता है। तो लेकिन 90 से नहीं रहेगा, क्योंकि सर्किट में और भी चीजें लगी हैं। प्योरली कैपेसिटिव तो 90 से पीछे रहता, वोल्टेज करंट से 90 से पीछे रहता, लेकिन अभी 90 से पीछे नहीं, कुछ तो पीछे रहेगा। तो ये कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट बन जाएगा। लेकिन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर लिसन वेरी केयरफुली, XL बहुत ज्यादा हो जाएगा और XC बहुत छोटा हो जाएगा, तो फिर इट विल बी इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट, इंडक्टर डोमिनेट करेगा। लेकिन लिसन, कहीं ना कहीं बीच में कैसी फ्रीक्वेंसी होगी ना, हाई और लो के बीच में कहीं ना कहीं बीच में एक फ्रीक्वेंसी होगी जहां पे दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अरे हाँ के ना? XL और XC बराबर होगा। अकल के पुतलो, कम फ्रीक्वेंसी रखा तो ये ज्यादा है वो कम है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखा तो ये कम है वो ज्यादा है। अरे तो कहीं ना कहीं बीच में एक वैल्यू ऐसी होगी ना कि जहां पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वही सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो पता करते हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? अरे XL और XC को बराबर बना के सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पहले पता करते हैं। तो XL और XC, ये क्या है? क्यों मेरे साथ छल हो रहा है बार बार? नीला पेन भी काला लिख रहा है, काला पेन भी काला लिख रहा है। सो लिसन, ये क्या दोगलापन है? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए। रौनक, आप क्या अश्लील ग्रोवर हैं क्या? लिसन वेरी केयरफुली, अश्लील मानो मुझे। सो लिसन वेरी केयरफुली, XL इक्वल्स टू XC। ध्यान दीजिए। अकल के पुतलों में क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब मैं कम फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं तो ये ज्यादा है और ये कम है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं तो ये ज्यादा, ये कम है। तो बीच में कहीं एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी ना कि जब दोनों बराबर होंगे। अरे हाँ के ना भाई? गुड। तो कब बराबर होंगे वो फ्रीक्वेंसी मुझे जानना है, कब बराबर होंगे, और वही इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अरे क्योंकि इसकी तो कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी L और C पे डिपेंड करेगी ना, तो वो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। जब ये दोनों बराबर होंगे तब जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका नाम है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिए। सो बेसिकली XL इक्वल्स टू XC, ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा इधर ले आइए, ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई LC, ओमेगा इज 1 बाई रूट LC। हाँ क्या ना? बराबर है, गुड। सो 2 पाई f इज 1 बाई रूट LC, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई f। सो f इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ LC। ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। वैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहती है, रेजोनेंस तो उसी पे होता है ना। जब एक्सटर्नली भी आप इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दोगे तो रेजोनेंस होगा। तो यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट भी है।
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है जब एक्स और एक्सी बराबर। अब आप बोलेंगे सर लेकिन आपने कहा था खाली बराबर हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली कोई चीज का बराबर हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ तो बढ़ता है ना। क्या बढ़ेगा भाई यहाँ पे? अरे बढ़ेगा, इधर देखो, एक्सएल एक्सी बराबर होते ही पूरा ये गायब, ये टर्म गायब, आर बचेगा अकेला। तो इंपीडेंस तो मिनिमम हो गया ना। इंपीडेंस कब ज्यादा होता है? जब तीनों वैल्यू रहे, लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, मार देंगे, तो ये खत्म। इंपीडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम इन द सर्किट। हो गया ना, करंट का एम्पलीट्यूड ज्यादा, करंट की वैल्यू ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी पे लाने के बाद, तो इसे हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर। इस फ्रीक्वेंसी पे लाएंगे कैसे? फ्रीक्वेंसी बदलेंगे कैसे? मैंने क्या बताया? कौन बदलेगा फ्रीक्वेंसी? नहीं, वो तो फिक्स है। इंडक्टर कैपेसिटर तो फिक्स है, इंडक्टर कैपेसिटर फिक्स है, तो सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स है, सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ये फ्रीक्वेंसी बाहर से कौन देगा? अरे ये देगा डायल। मैंने बोला डायल है ये। इसकी फ्रीक्वेंसी आप चेंज करो। मान लो सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई 90, तो ये डायल 50 हर्ट्ज पे था, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज करो। एक बढ़ेगा, इनमें से एक घटेगा, एक बढ़ेगा, घटेगा, करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक बढ़ेगा, एक घटेगा, कुछ तो ऐसा होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और दोनों जहां इक्वल हुए, एक्सएल एक्सी को मार देगा और सर्किट प्योरली रेजिस्टेंस के बेस पर ही काम करेगा। सर्किट का इंपीडेंस कम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, यही नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना बाहर से फ्रीक्वेंसी दोगे तभी तो रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कहना कोई गलत बात नहीं है। आई होप के सभी को समझ में आ रहा है। गुड। सो लिसन, आपको यही करना है कि डायल घुमाते 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 इतनी फ्रीक्वेंसी बना देनी है। बस इतनी फ्रीक्वेंसी आपने जैसे ही सप्लाई कर दी, उस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी मैच हो जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसके ग्राफ, इसकी ग्राफ की शक्ल कैसी आएगी? इसके ग्राफ की शक्ल क्या होगी? करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा प्लॉट करें चाहे एफ प्लॉट करें, इट्स ओके, 2 पाई का ही डिफरेंस है। कैसा ग्राफ आएगा? पहले करंट कम है, जब एक्सएल एक्सी से ज्यादा है तो भी करंट कम है, एक्सी एक्सएल से ज्यादा है तो भी करंट कम है। करंट तो बढ़ रहा है बीच में ना, जब एक्सएल और एक्सी मैच हो रहे हैं, तो एक्सएल एक्सी मैच होते ही करंट एकदम ज्यादा हो जाएगा। और मैंने कहा था जब नजदीक भी पहुंचते हैं रेजोनेंट के, तब वाइब्रेशंस एकदम स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए डायरेक्टली एक स्पाइक नहीं है, देयर इज अ बेल शेप। इट्स नॉट एग्जैक्टली बेल शेप, इट्स लाइक अ पीक, बट इट्स नॉट अ स्पाइक। मतलब एग्जैक्टली रेजोनेंट पे आने के बाद थोड़ी ना वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सभी को समझ में आ रहा है भाई कि नहीं समझ में आ रहा है? सो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे रेजोनेंस हो रहा है, और इसे हम कहते हैं ओमेगा नॉट या फिर एफ नॉट। अच्छा, लो फ्रीक्वेंसी थी तो कौन डोमिनेट कर रहा था? लो फ्रीक्वेंसी थी, कौन डोमिनेट कर रहा था? लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सी डोमिनेट कर रहा था, तो एक्सी वाज ग्रेटर देन एक्सएल। और यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, और यहां पे एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अरे भैया, रेजोनेंस का ग्राफ सभी के समझ में आया कि नहीं आया? करंट बढ़ गया ना, बाहर की फ्रीक्वेंसी जब बना दी हम लोगों ने इंटरनल फ्रीक्वेंसी जितनी, तो एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं पाते हैं कि सर इसमें कौन सी चीज इक्वल हो रही है, क्या चीज बढ़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप इंटरनल एक्सटर्नल बोल रहे थे, कहाँ इसमें इंटरनल एक्सटर्नल है ना? इस सर्किट में एक्सएल और एक्सी की वैल्यू जब बराबर होती है तब करंट मैक्सिमम होता है, लेकिन ये तो तभी बराबर होती है जब जो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उतनी ही बाहर की फ्रीक्वेंसी दे दी जाए। तो हो गया ना, बाहर की फ्रीक्वेंसी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाना और किसी चीज का बढ़ जाना, दैट इज रेजोनेंस। तो इसे कहते हैं एलसीआर, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। इंपीडेंस हैज बिकम मिनिमम। सो इंपीडेंस का ग्राफ अगर किसी ने आपसे पूछ लिया, इंपीडेंस का ग्राफ, जेड का ग्राफ अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इट शुड लुक लाइक दिस। इट शुड नॉट टच दी एक्स एक्सिस। हाँ, ये ग्राफ यहां टच नहीं होना चाहिए। क्यों टच नहीं होना चाहिए? अरे भाई, इंपीडेंस जीरो नहीं है, इंपीडेंस आर है ना। अकल के पुतलो, ये दोनों तो मर जाएंगे लेकिन आर तो बचेगा। तो इंपीडेंस मिनिमम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ है रेजोनेंस पे, तो कुछ तो बचेगा। इतना सही बचेगा, खाली इतना सही बचेगा। जेड मिन, दिस इज आई मैक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मैक्सिमम करंट, रेजोनेंट करंट, और ये मिनिमम इंपीडेंस। अच्छा, ये बहुत ही फैंटास्टिक सवाल पूछा है मिस्टर कार्तिक ने।
कि अगर इस ग्राफ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे पीक्स और भी आएंगे कि एक ही बार आएगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ही बार आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आपने एक वैल्यू को दूसरे से बढ़ाया तो वापस जिंदगी में कभी दोबारा तो मैच होने वाले हैं नहीं। एक बार एक ने को क्रॉस किया तो एक बार ये बड़ा है, एक बार वो बड़ा है, ऐसा वाला हिसाब है, और आगे जाके वापस से कभी मैच नहीं होने वाले। तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते भी जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसे वाले ग्राफ्स रिपीट हो सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम्स में। मैकेनिकल सिस्टम्स में रिपीट हो सकते हैं। एक लूप बन रही है तभी भी रेजोनेंस हो सकता है, 2 लूप्स बनेंगी तो भी रेजोनेंस हो सकता है, 3 लूप्स बनेंगी तो भी रेजोनेंस हो सकता है। तो वहां पे पीक्स रिपीट हो सकती हैं मैकेनिकल सिस्टम्स में, बट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में नॉर्मली नहीं होता है। सो वेरी नाइस क्वेश्चन कार्तिक। सो आप लोग को आई होप कि ये समझ में आया। LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब हम पढ़ेंगे LC पैरेलल रेजोनेंट सर्किट।